Good morning, student. Today we will study our third chapter of English literature. Okay, so the name of our chapter is How a Mistake Led to the Nobel Prizes. मतलब कैसे एक गलती ने नोबेल प्राइजों का नेतृत्व किया, मतलब एक किसी गलती के कारण नोबेल प्राइजों की खोज हो गई। कैसे नोबेल प्राइजेस खोज हो गई। अब आप सब जानते ही होंगे कि नोबेल प्राइज क्या है। तो ये किसी भी क्षेत्र में, मतलब जैसे लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक, केमिस्ट्री, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, इन सब के क्षेत्र, पीस और ऐसी 5 या 6 फील्ड हैं। इन इन फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक, तो उनको एक सम्मान, एक रिवार्ड से सम्मानित किया जाता है, उसी को बोलते हैं नोबेल प्राइज। ठीक है, तो अब कैसे नोबेल प्राइज का आरंभ हुआ, कैसे लोग, मतलब ये चीज हम देखेंगे, कैसे एक गलती के कारण नोबेल प्राइज का आरंभ हो गया, मतलब लोगों को नोबेल प्राइज मिलने लगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर में। There have been instances where great inventions have occurred by chance, and there have occurred great accomplishment by mistake. Of them, the institution of the Nobel Prize is one. ठीक, ऐसी कई घटनाएं या ऐसे कई मौके हुए हैं, ठीक है, ऐसे कई मौके हुए हैं जब कि जो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस थी, इन्वेंशंस मतलब जो आविष्कार थे बड़े बड़े, ठीक, वो अचानक से हुए हैं, मतलब बाई चांस हुए हैं, ठीक है, एकाएक हुए हैं, ठीक। कोई मतलब कभी कोई किसी चीज में काम कर रहा था, करते करते अचानक से उसने किसी चीज की खोज कर ली। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी अ, उस पीरियड्स रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, घटनाएं थी ऐसी कि जब जो इन्वेंशन आविष्कार हैं वो बहुत बाई चांस हुए हैं, ठीक। एंड दे देयर हैव अकर्ड ग्रेट अकम्प्लिशमेंट्स बाय मिस्टेक, और जो बड़ी बड़ी अकम्प्लिशमेंट थे, मतलब उपलब्धियां थी, वो भी गलती से प्राप्त हुई हैं, ठीक, कि काम कुछ हो रहा था और वो बहुत अच्छा काम हो गया और फेमस हो गया, तो वो उपलब्धि हासिल हो गई, तो वो भी एक गलती से हुई है, ठीक। ऑफ देम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नोबेल प्राइज इज वन, और उसी तरह ये जो नोबेल प्राइज का इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो ऐसा संस्थान जो नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो भी उनमें से ही एक था, मतलब गलती से ही उसकी भी खोज हुई थी। अब वो कैसे हुई थी हम लोग चैप्टर में देखेंगे। Alfred Nobel 1833 to 1896 was a great scientist. He had studied chemistry and invented three of the most commonly used explosives in the world. These are dynamite, used in exploding structures, uh, gelignite, used in mining, and ballistite, used in rocket propelling. ठीक, और उसी प्रकार जो अल्फ्रेड नोबल भी हैं, जन्म उनका 1833 में हुआ, 1833 में, और मृत्यु उनकी 1896 में हुई, ठीक। तो क्या थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक, और उन्होंने केमिस्ट्री में, मतलब वो केमिस्ट्री फील्ड के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री में उनका काफी इंटरेस्ट था, उनको केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा नॉलेज था, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने 3 जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ठीक, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक, जिनसे एक्सप्लोजन होता है, विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव मतलब जो विस्फोटक होते हैं, जैसे बम बारूद, गोला बारूद, ये सब। तो ऐसी 3 विस्फोटकों की उन्होंने खोज की, और वो कौन कौन सी थी। तो पहला जो था डायनामाइट था, जो कि किसी भी स्ट्रक्चर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, इनको क्या होता है, एक्सप्लोडिंग में, इनके मतलब इनको ध्वस्त करने में यूज होता है, एक्सप्लोड करना हो, ठीक है, तो उसके लिए डायनामाइट। फिर एक है गैलिग्नाइट, ठीक, जो कि माइनिंग में, जैसे माइनिंग में जब खुदाई उदाई होती है ना, माइनिंग किसी माइंस में जब खुदाई, जैसे कोयला वगैरह की माइनिंग हो गई, या जो कोयले कोयले वगैरह की माइनिंग हो गई, ठीक, हीरे सोने की माइनिंग हो गई, तो ये वहाँ पे गैलिग्नाइट होता है ब्लास्टिंग के लिए, ठीक। और उसके बाद बैलिस्टाइट रहता है, जो रॉकेट प्रॉपलिंग में, मतलब जो जब हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, प्रोपेल मतलब लॉन्च करना, जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें बैलिस्टाइट एक्सप्लोजिव का यूज होता है, जो पीछे से वो विस्फोटक छूटता है ना, ब्लास्ट होती है रॉकेट, तो वो बैलिस्टाइट उसमें एक्सप्लोजिव यूज होता है। तो इन तीनों तीनों की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबल ने, ठीक। In the list of 101 things that have changed the world, dynamite occupies a prominent place because it is extensively used in laying down roads and railways, as well as digging tunnels and canals, especially in the rocky areas. It is also used in demolishing structures and buildings. ठीक, और जो 101 वस्तुओं की जो सूची है, ठीक,
जिन्होंने विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, ऐसी वस्तुएं जब जिनकी खोज हुई जिसके कारण पूरे विश्व में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, उन 101 वस्तुओं की सूची में जो डायनामाइट है उसका एक प्रोमिनेंट प्लेस है। प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस है, काफी महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि इसका जो काफी ज्यादा वृहद मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में यूज होता है रोड्स को बिछाने में, ठीक, उसके बाद रेलवे लाइंस को बिछाने में, या जो टनल्स होते हैं, ठीक, टनल्स और कैनाल्स होते हैं, इनको डक मतलब इनको खोदने में, डिग डिग मतलब खोदना, और जहाँ ज्यादातर इनका जो स्पेशली इनका जो यूज है वो रॉकी एरियाज में और भी ज्यादा होता है, जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे चट्टानें वगैरह ज्यादा पाई जाती हैं, तो उन एरियाज में इनका विशेष तौर पर यूज होता है, ठीक। तो इसलिए अब आजकल है तो अब कहाँ नहीं आदमी, हर जगह रोड्स बनी है, जहाँ पे इवन बड़े बड़े जंगल पहाड़ियाँ थी तो वहाँ पे भी टनल्स खोद के या कैनल्स खोद के हमने रोड्स बनाए हुए हैं। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल है? ये तो डायनामाइट है, ठीक। इट इज ऑल्सो यूज इन डिमोलिशिंग स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स। तो और ये इसका किसका, डायनामाइट का यूज बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक, उनको ध्वस्त करने में, या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको ध्वस्त करने में भी यूज होता है, कि एक डायनामाइट लगाया और जब वो ब्लास्ट हुआ तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है, ठीक। तो इन सब मतलब कहने का डायनामाइट का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है 101 चीजों की जो लिस्ट है उसमें। These inventions made him a very wealthy and successful man. With the huge fortune he made from these inventions, Nobel bought an engineering company called Bofors and turned into an arms manufacturer. He made much more wealth designing and selling cannons and guns around the world. तो अब जब ये सारी इन्वेंशंस हुई, मतलब कौन सी, जो उसने तीन, डायनामाइट, गैल्गिनाइट और बैलिस्टाइट, जो उसने तीन इन्वेंशंस की, तो इस कारण से अब वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थी, इस कारण से वो बहुत ही एक सक्सेसफुल आदमी और एक बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया। कौन? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक। विद द ह्यूज फॉर्च्यून ही हैड मेड फ्रॉम दीज इन्वेंशंस, और इन जो इन सारी इन्वेंशन आविष्कारों से उसने बहुत सारी जो संपत्ति कमा ली थी, उससे उसने क्या किया, नोबल बॉट एन इंजीनियरिंग कंपनी कॉल्ड बोफर्स। तो नोबल ने क्या किया, एक इंजीनियरिंग कंपनी खरीद ली जिसका नाम था बोफर्स, और उस इंजीनियरिंग कंपनी को इसने आर्म्स मैन्युफैक्चर कंपनी बना दिया, मतलब जो हथियारों को बनाती थी ऐसी कंपनी के रूप में बना दिया, ठीक, जो हथियारों को बनाने वाली कंपनी के रूप में तब्दील कर दिया, ठीक। ही मेड मच मोर वेल्थ डिजाइनिंग एंड सेलिंग कैनन्स एंड गन्स अराउंड द वर्ल्ड, और उसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा संपत्ति कमाई। किस किस तौर पे कमाई? जब वो उन्होंने डिजाइनिंग, मतलब जब जो बड़े बड़े गन्स थे या कैनन्स थे, ठीक, मतलब जो तो गोले बंदूकें थी, तोपें थी, इन सबको डिजाइन करके जब पूरे विश्व में उन्होंने बेचा, तो उससे उन्होंने और भी ज्यादा संपत्ति कमाई, ठीक। It was by chance that in 1888 Alfred Nobel got the chance of reading his own obituary, and the way it was given, he did not like it. What had happened, in fact, was that his brother visited France and he died there. A French newspaper thought that it was Alfred Nobel himself who had died, and so it published an obituary that went like this. अब एक बार की क्या बात है कि एक बार बाई चांस, ठीक, मतलब अचानक से क्या हुआ कि कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसे क्या हुआ, 1888 की बात है। अल्फ्रेड नोबेल गॉट द चांस ऑफ रीडिंग हिज ओन ऑबिटरी, तो अल्फ्रेड नोबेल को अपना ही शोक संदेश पढ़ने का मौका प्राप्त हुआ। शोक संदेश मतलब, ऑबिटरी मतलब शोक संदेश, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम शोक संदेश छपवाते हैं ना, जिससे लोगों को पता चलता है, तो जो उसकी मृत्यु के बारे में जो खबर देते हैं वो शोक संदेश कहलाता है। तो ऑबिटरी मतलब शोक संदेश, ठीक। और जिस तरह से वो शोक संदेश उनके बारे में लिखा गया था, मतलब वो तो जिंदा थे लेकिन उन्होंने अपना खुद का ही शोक संदेश एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, और जिस तरह से उसको लिखा गया था उन्हें वो शोक संदेश पसंद नहीं आया, ठीक। और एक्चुअली में हुआ क्या था कि वो क्यों शोक संदेश छपा था, क्योंकि जो उनके एक भाई थे, लगभग उन्हीं की तरह दिखते थे, वो एक बार फ्रांस गए घूम, मतलब किसी काम से, या विजिट, वहाँ फ्रांस में उन्होंने विजिट किया और वहाँ पे वो मर गए, ठीक। और जब वो मर गए तो एक जो फ्रेंच न्यूज़पेपर था उसने सोचा कि ये अल्फ्रेड नोबल ही हैं जो मर गए हैं,
मतलब उनको उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि जिनकी मृत्यु हुई है वो अल्फ्रेड नोबेल के भाई हैं, बल्कि न्यूज़पेपर ने गलतफहमी में ये समझा कि जो मर गए हैं वो कौन है, अल्फ्रेड नोबेल खुद ही हैं, और इसलिए उन्होंने एक अल्फ्रेड नोबेल का ही शोक संदेश छाप दिया। और जो कि उनका शोक संदेश किस तरह छपा, आइए देखते हैं। द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ, तो हेडलाइन थी द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ, की जो मौत का व्यापारी था अब मर गया, मतलब मर चुका है। ठीक, ये उसकी हेडलाइन थी कि मौत के व्यापारी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल हु बिकेम रिच बाय फाइंडिंग वेज टू किल मोर पीपल फास्टर देन एवर बिफोर डाइड यस्टरडे। और जो डिटेल्स में क्या लिखा था कि जो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे जो अब बहुत ज्यादा अमीर हुए, और कैसे अमीर हुए कि लोगों को मारने की कितनी जल्दी और कितनी तेजी से लोगों को मारा जाए, इन तरीकों की खोज करने के बाद, इन तरीकों की खोज करने की मदद से वो जो अमीर हुए, ठीक, कल खुद मर गए। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने जो एक अपना शोक संदेश एक न्यूज़पेपर में ये पढ़ा, राइट। अब जाहिर सी बात है कोई ऐसा शोक संदेश पढ़ेगा तो उसको दुखी तो होगा कि दूसरों को मारने वाला खुद ही मर गया। ठीक, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अल्फ्रेड नोबल गॉट टू रीड दिस डेथ नोटिस, he was shocked and dumbfounded to read this. He wondered if it was what people thought of him. He asked himself, is this the legacy I would leave to the world? अब उसके बाद अब अल्फ्रेड नोबल ने अपना ये डेथ नोटिस पढ़ा तो वो इसको पढ़ के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, और शॉक मतलब आश्चर्यचकित होना, डम फाउंडेड मतलब बिल्कुल मूक हो जाना, उनके पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे। ठीक, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, उनको मतलब बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा, गहरा धक्का पहुंचा जब उन्होंने इस तरह से पढ़ा अपने बारे में। ठीक, ही वंडर्ड इफ इट वाज व्हाट पीपल थॉट ऑफ हिम, और उनको इस बात को सोच करके उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मतलब उन्होंने इतनी बड़ी खोज की लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि बताओ लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, तो उन्होंने खुद से पूछा, इज दिस द लेगेसी आई वुड लीव टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा क्या मैं विश्व के लिए यही विरासत में छोड़ जाऊंगा कि मतलब मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में ऐसे ही बात करें, तो क्या मैं यही विरासत में छोड़ जाऊंगा कि मतलब मेरे लोग मुझे बुरे बुरे व्यक्ति के रूप में याद करें। तो इस बात को लेकर के उनको उनके दिमाग में, उनके दिल में काफी गहरा प्रभाव पड़ा। Noble decided to give a good turn to his name. He decided to make use of his vast wealth to make a positive difference to the world. He set up a foundation with $250 million in funding. तो अब नोबल ने क्या डिसाइड किया कि अब वो अपना नाम अच्छा बनाएंगे, मतलब अपने नाम की जो उनकी जो छवि है उसको सुधारेंगे, जो अभी जो उनकी छवि बुरे व्यक्ति के रूप में है उसको सुधार करके अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी छवि को निखारेंगे। ठीक, और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उनकी इतनी ज़्यादा संपत्ति है उसको क्या करेंगे, उसको विश्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, सकारात्मक चेंजेस लाने के लिए यूज करेंगे। ठीक, सकारात्मक कार्यों के लिए करेंगे, मतलब पॉजिटिव कार्यों के लिए करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने $250 मिलियन की फंडिंग के साथ उन्होंने एक फाउंडेशन मतलब एक संस्था की स्थापना की। ठीक है, अब उस संस्था का काम क्या था आइए देखते हैं। The foundation was tasked to consult the leading experts in the world and hand out prizes to people who had made great contributions to humanity. There would be prizes for sciences, literature and for promoting peace. ठीक, तो जो फाउंडेशन थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था उसको ये दिया गया, उसका जो मेन काम था उसको ये टास्क दिया गया कि जो दुनिया के जो लीडिंग एक्सपर्ट हैं, ठीक, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया को आगे ले जा रहे हैं, ठीक, दुनिया की प्रगति करवा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों से क्या करना, उनसे मिलना और उनको प्राइजेस देना। ठीक, और उनको प्राइजेस देना, किनको, ऐसे लोगों को प्राइजेस देना जिन्होंने मानवता के लिए अपने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, मतलब मानव विकास के लिए, मानव की अच्छाई के लिए, मानव की हेल्प के लिए जिन्होंने अपने अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों से मिल करके उनको प्राइज देना। ठीक, तो किस किस का काम था, ये फाउंडेशन का काम था। ठीक है, और प्राइजेस किस किस फील्ड में होंगे, जो साइंसेस के लिए, जो मतलब जिन्होंने साइंस में डिस्कवरी की होंगी, इन्वेंशंस की होंगे अच्छे अच्छे, तो जो जिस व्यक्ति ने जो भी आविष्कार किया होगा तो साइंस की फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में, और जो
शांति फैलाएंगे पूरे विश्व में, ठीक, जो शांति को सपोर्ट करेंगे, शांति को प्रमोट करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को भी क्या दिया जाएगा, नोबेल प्राइज दिया जाएगा, ठीक। तो ये फाउंडेशन का टास्क था, काम था। टुडे द Nobel prizes are probably the best known and the most prestigious awards in the world. They have been awarded to great scientists, authors, and activists, and have helped draw attention to many outstanding works and worthy causes, ठीक। आज जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि जो नोबेल प्राइज है वो लगभग दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध जाना माना पुरस्कार है जो विश्व में किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। और उसी इंस्टीट्यूशन ने कई साइंटिस्ट्स को, कई ऑथर्स को और कई जो समाज सेवी थे उनको, ठीक, ये प्राइजेस प्रदान किए हैं, ठीक। और जो अच्छे अच्छे काम हुए हैं जिससे मानवता की मिसाल कायम हुई है, ठीक, और जो अच्छे अच्छे काम थे, मनुष्यों के हितों में काम थे, ऐसे कामों को भी उससे क्या मिली है, एक अलग जगह मिली सोसाइटी में, और वो ऐसे काम क्या हुए हैं सोसाइटी में हाईलाइटेड भी हुए हैं, ठीक। Nobel set up his foundation in 1895 just in time to influence his own obituary. He died only a year later. The Nobel Prizes accomplished his wish. They created a very different legacy for him than a reputation as the merchant of death. और उसके बाद नोबेल ने अपनी ये फाउंडेशन की स्थापना कब की थी, 1895 में की थी, ठीक। और वो किस लिए की थी कि समय रहते वो क्या करें, जब आगे का जो समय है वो उनको जो उनका शोक संदेश, उन्होंने अपना शोक संदेश जो पढ़ा था, अभी हमने पीछे डिस्कस किया किया ना, तो उस शोक संदेश को बदल सके, अच्छा शोक संदेश उसके बारे में छापे, लोग उनको अच्छे कामों के लिए याद करें, ठीक। और अपने फाउंडेशन को 1895 में उन्होंने जब स्थापना की और उसके 1 साल बाद ही वो मर गए, ठीक। और जो नोबेल प्राइजेस थी, जो संस्था थी, उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा किया, ठीक। और उन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया और उनके लिए एक विरासत में एक अच्छी छवि छोड़ी, अच्छी रेपुटेशन छोड़ी, जो कि द मर्चेंट ऑफ डेथ से कहीं अधिक अच्छी थी। जो पहले उन्होंने जब पढ़ा था, तो जो मर्चेंट ऑफ डेथ की छवि थी उससे कहीं अच्छी छवि नोबेल प्राइज की संस्थान ने उनके लिए छोड़ी। मतलब आज हम उनको अच्छे के रूप में याद करते हैं ना, वो कभी उनको इस काम के लिए याद नहीं करते हैं कि उन्होंने बॉम्ब्स की खोज की या उन्होंने गन्स वगैरह की खोज की या डायनामाइट की खोज की। हम उनको नोबेल प्राइज के लिए, अल्फ्रेड नोबेल को हम नोबेल प्राइजेस के लिए, जो उन्होंने महान काम किया, इसके लिए याद करते हैं, ठीक। तो आज पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में याद करते हैं ना, तो वो काम उनका सक्सेसफुल रहा। टुडे नोबेल इज नॉट रिमेम्बर्ड एज द मैन हु हेल्ड 355 different patents, or as an inventor of explosives, or as an arms manufacturer, or a merchant of death, but as one of the greatest philanthropist of all times. He is also a great example which shows that it is never late to change your life and help make the world a better place to live, ठीक। अब आज जो नोबेल हैं उनको केवल इस बारे में बस नहीं जाना जाता है कि उनके पास 355 करार हैं, मतलब जिनका पैसा आज भी उनके परिवार को जाता है, ऐसे 355 उनके पास करार हैं। या एक जो कि एक्सप्लोजिव्स के खोज करता थे, आविष्कारक थे, ठीक है, या जो आर्म्स बनाते थे, मतलब हथियार बनाते थे, या जो मर्चेंट ऑफ डेथ थे, इन सारे नामों से उनको याद नहीं किया जाता, बट उनको आज दुनिया के महानतम परोपकारियों के रूप में जाना जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स परोपकार, ठीक, परोपकारी, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करे, दूसरों की मानवता के लिए जो काम करे, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ओके। तो आज उनको, इन सबसे ज्यादा उनको परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और वो आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है, ठीक है, एक आइडिया, एक इंस्पिरेशन भी है, कि जिससे हमें उनसे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइफ में जब भी आपको कोई चीज चेंज करनी हो और दुनिया में रहने के लिए कुछ अच्छा बनाना हो, ठीक, दुनिया के लिए कुछ अच्छा बनाना हो, मानवता के लिए कुछ अच्छा बनाना हो, तो कभी भी वो लेट नहीं होता है। आप कभी भी डिसाइड करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, वो चीज जरूर एक दिन कामयाब होगी, कभी भी लेट नहीं होता है, ठीक है। हमेशा जब आप सोच लो, मन बना लो, वही टाइम
सही होता है। इसके लिए वो एक ग्रेट इंस्पिरेशंस भी हैं। ठीक, presently the Nobel Prizes are given in the field of literature, medicine, physics, chemistry, peace and economics। तो जो आज लिटरेचर है वो इन 6 फील्ड्स में दिया जाता है। लिटरेचर मतलब साहित्य, मेडिसिन मतलब दवा के क्षेत्र में, ठीक, मेडिकल के क्षेत्र में, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर पीस और इकोनॉमिक्स, अर्थात इन 6 फील्ड्स के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में अच्छी अच्छी खोज करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, जो मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, तो ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। राइट, इन द प्राइज ईच रिसिपेंट or laureate receives a gold medal, a diploma, and a sum of money that is decided by the Nobel Foundation and is about US dollar 11 lakh 10,000 or in Indian currency 7 crore 26 lakhs 93,900 rupees। ठीक, तो आज जो भी इस प्राइज को पाता है, ठीक है, जो भी इस प्राइज को प्राप्त करता है या जो इसका अधिकारी होता है, ठीक है, रिसिप्टेंट मतलब जो प्राप्त करता है, लॉरेट मतलब जिसका अधिकारी होता है, उसको क्या मिलता है प्राइज के रूप में? एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, ठीक, और कुछ पैसे मिलते हैं जो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और वो पैसे लगभग कितने होते हैं? यूएस डॉलर में देखें तो 11,10,000 या इंडियन करेंसी में देखें, रुपए में देखें तो 7,26,93,900 रुपए एक व्यक्ति को एक मिलते हैं यदि वो नोबेल प्राइज पाता है तो। राइट, द प्राइजेस आर नॉट अवार्डेड posthumously, however if a person is awarded a prize but he dies before receiving it, the prize may still be presented। ठीक, जो ये प्राइज, जो ये जो पुरस्कार है, ये किसी के मरने के बाद नहीं दिए जाते हैं। पोस्थुमसली मतलब मरणोपरांत, जो व्यक्ति मर गया हो उसके बाद का समय बोल, मरणोपरांत, ठीक, मरने के बाद। तो ये प्राइजेस जो है मरने के बाद नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि किसी पर व्यक्ति को नोबेल प्राइज के लिए अनाउंस किया गया कि इसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा और किसी कारण उस अनाउंस करने के बाद किसी कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो तब उसको वो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनाउंस नहीं किया गया कि उसको नोबेल प्राइज मिलेगा और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। लेकिन यदि अनाउंस कर दिया गया है कि वो व्यक्ति नोबेल प्राइज पाएगा और पुरस्कार प्राप्त करने से उस पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो तब भी उस व्यक्ति को वो पुरस्कार दिया जाता है। राइट, a prize can also be shared between 2 or 3 scientists or laureates, but not more than 3। They are also awarded to institutions which may have more than 3 people। ठीक, और जो ये जो प्राइज है, ठीक, ये 2 या 3 साइंटिस्ट या जो लॉरेट्स हैं, प्राप्त करता है, जो या 2 या 3 वैज्ञानिक हैं, इनके बीच भी शेयर किया जा सकता है। मतलब एक साथ 2 से 3 लोगों को भी दिया जा सकता है एक ही फील्ड में। जैसे मान लो 2 या 3 लोगों ने मिलकर किसी अच्छी चीज की खोज की, किसी फॉर्मूले की खोज की जो नोबेल प्राइज के लिए सेलेक्ट हो गया, तो उन 2 या 3 व्यक्तियों को वो नोबेल प्राइज दिया जाएगा, उनके बीच में शेयर किया जाएगा। ठीक, लेकिन 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम 3 व्यक्ति एक साथ एक प्राइज में शेयर कर सकते हैं। ठीक, और ये जो प्राइजेस हैं इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जाता है जहाँ पे 3 लोगों से ज्यादा होते हैं। ठीक, मतलब पर्टिकुलरली किसी 3 व्यक्तियों को नहीं दिया जा, 3 व्यक्तियों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता, लेकिन किसी जो संस्था, और उस संस्था में अगर किसी संस्था को ये प्राइज दिया जाता है, तो उस संस्था में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, 15 हो, उससे मतलब नहीं होता। तो वो प्राइज किसको? एक सिंगल संस्था को ही दिया जाता है। ठीक, तो उस प्राइज संस्था का कहलाता है। तो कंफ्यूजिंग, पर्टिकुलरली मतलब अकेले रूप में किसी 3 व्यक्तियों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता। मतलब 4 व्यक्ति एक प्राइज को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन संस्था में जो वर्कर काम करते हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो। ठीक, लेकिन संस्थाओं को भी ये प्राइज दिया जाता है। ठीक, इस तरह से ये था हमारा चैप्टर, खत्म हुआ कि कैसे एक मिस्टेक से नोबेल प्राइज जैसे इतने महान पुरस्कार की खोज हो गई। देखा हमने कैसे पहले तो क्या था, वो एक्सप्लोजर्स बनाता था, खूब उसने संपत्ति कमाई, लेकिन जब एक दिन अचानक उसने अखबार में अपने शोक संदेश को पढ़ा, तो वो क्या पाता है कि उसको बहुत बुरा लगता है, गहरा धक्का पहुंचता है उसके दिल को, और इसी कारण से वो उसी दिन से अपना डिसाइड करता है कि वो कुछ ऐसे काम करेगा जिससे दुनिया उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानेगी, एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में जानेगी, और तभी वो
1995 में उसने क्या किया, नोबेल प्राइज फाउंडेशन की स्थापना की, और वो चीज़ आज भी चली आ रही है। आज भी वो नोबेल प्राइज फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और इकोनॉमिक्स, इन 6 क्षेत्रों में वो नोबेल प्राइज सबको दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। ठीक, आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाइए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जहाँ भी आपको डाउट्स आ रहे हों नोट्स बनाने में या किसी टॉपिक में, कोई मीनिंग में, तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।